नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 27th डे है और फंडामेंटल राइट्स का फाइनल डे है और आज हम करेंगे आर्टिकल 33, 34 एंड 35 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज फंडामेंटल राइट्स। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 33 से। इसमें है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स। आर्टिकल 33 जो है वो एम्पावर करता है किसको? पार्लियामेंट को, टू रेस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ कुछ राइट्स जो है फंडामेंटल राइट्स, जैसे आर्म्ड फोर्सेस हो गए, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गए, पुलिस फोर्सेस हो गए, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गए, एनालॉगस फोर्सेस, इनको नहीं दिया जाता है क्या? फंडामेंटल राइट्स, या फिर इनके फंडामेंटल राइट्स को हम छीन लेते हैं। ये पावर है पार्लियामेंट के पास। मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस में हो गए नेवल, आर्मी, एयर फोर्सेस। पैरामिलिट्री फोर्सेस में आपको बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, या फिर एसएसबी हो गया। तो इन सबको नहीं दिया जाता है या फिर इनको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। पुलिस फोर्सेस हो गए हमारे, इंटेलिजेंस एजेंसी में जैसे कि आईबी, रॉ, सीबीआई, एनालॉगस फोर्सेस में ईडी वगैरह, ये सारी चीजें, तो इन सबको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है या फिर इनके फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट जो है वो छीन सकती है या फिर सीमित कर सकती है। और पार्लियामेंट ऐसा करती क्यों है? क्योंकि ये इंश्योर कर पाए इन सब के माध्यम से कि ये जो अपनी ड्यूटी है उसको अच्छे से प्रॉपरली जो है डिस्चार्ज कर पाए। दूसरा, डिसिप्लिन का मेंटेनेंस जो है उसको इंश्योर करने के लिए पार्लियामेंट ऐसा करती है। जैसे आपने कुछ दिन पहले एग्जांपल एक सुना था कि बीएसएफ जवान थे तेज बहादुर यादव, उन्होंने कंप्लेन किया था अबाउट द दाल एंड रोटी जो सर्व हो रहा था आर्मी को, उसका कंडीशन के बारे में सर्व किया था। इसकी वजह से इनको जो है सस्पेंड कर दिया गया था। आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं होता है, किनके पास? जो आर्म फोर्सेस हैं, ये सारी चीज, तो इनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। फर्दर आर्टिकल 33 में ये भी कहा गया है, तो पावर टू मेक लॉज अंडर आर्टिकल 33 इज कन्फर्ड ओनली ऑन पार्लियामेंट। ओनली ऑन पार्लियामेंट मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं है कि वो इस पे कानून बनाए, एंड नॉट ऑन स्टेट लेजिस्लेचर। Any such law made by parliament cannot be challenged in any court on the grounds of contravention of any of the fundamental rights। किसी भी fundamental rights के किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन हो रहा है, अगर कोई लॉ जो है बनाया गया आर्टिकल 33 का यूज करके पार्लियामेंट द्वारा, तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब ये जो है जुडिशियल रिव्यू से परे है। आर्टिकल 33 की मदद से ही पार्लियामेंट ने बहुत सारे कानून बनाए, जैसे आर्मी एक्ट ऑफ 1950, नेवी एक्ट ऑफ 1950, एयरफोर्स एक्ट ऑफ 1950। मतलब उनके एक अलग फंडामेंटल राइट्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं। पुलिस फोर्स एक्ट ऑफ 1966, बीएसएफ एक्ट, और बहुत सारे ऐसे एक्ट बनाए गए। तो ये जितने भी एक्ट थे, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और पुलिस फोर्स एक्ट, ये सारी चीज, तो ये एक्ट्स करते क्या हैं? दिस एक्ट्स इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर हुज नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनके रेस्ट्रिक्शन, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रेस्ट्रिक्शन लगाया गया। जैसे आम जनता जो है हमारे, उनको आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 1 के तहत उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो कुछ भी बोल सकते हैं सारी चीज, बट इनके पास नहीं है। रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट टू बी मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियंस और पॉलिटिकल एसोसिएशन, रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट टू कम्युनिकेट विद द प्रेस। प्रेस को आप नहीं कम्युनिकेट कर सकते कि आपका जो है यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है, तो यहाँ पे सोशल मीडिया का यूज करके तेज बहादुर यादव ने कंप्लेन किया था, तो वहां पे रेस्ट्रिक्शन था, बट उन्होंने उसका मिसयूज किया था, इस वजह से उनको सस्पेंड किया गया। राइट टू अटेंड पब्लिक मीटिंग्स और डेमोस्ट्रेशन, जैसे किसी पब्लिक मीटिंग को, किसी डेमोस्ट्रेशन को अटेंड करना है तो आप पे रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, आप नहीं कर सकते हो। एक चीज आपको ध्यान रखना है, द एक्सप्रेशन मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑल्सो कवर्स एम्प्लॉयज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। जैसे बार्बर्स हो गया, ये भी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर काउंट होंगे। उनके कारपेंटर्स, उनके मैकेनिक्स, ये सब अलग होते हैं उनके लिए। उनके कुक, चौकीदार, जो बूट मेकर्स है, टेलर है, तो जितने भी नॉन कम्बेटेंट फोर्सेस हैं जो कि आर्म फोर्सेस में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय, एज एन एम्प्लॉय, उन पे भी रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है और उन पे भी रेस्ट्रिक्शन ये जो है लागू रहता है, ये ध्यान रखिएगा। अ पार्लियामेंट्री लॉ इनेक्टेड अंडर आर्टिकल 33 कैन ऑल्सो एक्सक्लूड द कोर्ट मार्शल। जो ट्राइब्यूनल होता है कोर्ट मार्शल का, जो जहाँ पे मिलिट्री लॉ जो है ये चलता है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का लॉ या फिर हाई कोर्ट का लॉ नहीं चलेगा, उनके अपने लॉ चलते हैं। पार्लियामेंट्री लॉ जो है इसको परे कर सकती है फ्रॉम द रीट जुरिस्डिक्शन, जो सुप्रीम कोर्ट के पास है आर्टिकल 32 के तहत, एंड हाई कोर्ट 226 के तहत, जब बात हो फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट की, कि आप जो है अपने इन्फोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है आर्टिकल 34 जिसमें है मार्शल लॉ। जो कॉन्सेप्ट है मार्शल लॉ का उसको डिफाइन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और ना ही कभी इम्पोज हुआ है भारत में। तो जैसे कि हमारे पड़ोसी देश म्यांमार जो है वहां पे क्या है, मिलिट्री रूल है यानी मार्शल लॉ है। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले आपने नेपाल में सुना था, तो नेपाल में कुछ दिन के लिए मिलिट्री रूल था आफ्टर जेनजी रेवोल्यूशन, फिर उसके बाद देश में नए प्रधानमंत्री बनती हैं, तो ये था। रसिया में भी देखते हो आप, कभी कभी जो है किसी पर्टिकुलर एरिया में जो है मार्शल लॉ लगाया जाता है यानी मिलिट्री रूल लगाया जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट है मार्शल लॉ का, इसको बोरो हमने किया है इंग्लिश कॉमन लॉ से यानी कि इंग्लैंड से, और इसका मतलब यही होता है मिलिट्री रूल। मिलिट्री रूल का मतलब क्या हुआ, रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज रन बाय द मिलिट्री अथॉरिटीज। जैसे आम जनता, जो आम कानून से हम लोग रूल होते हैं, जब हमारे देश में किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर मिलिट्री रूल लगा हुआ है तो मिलिट्रीज के लॉ चलेंगे, तब हमारे जो ऑर्डिनरी लॉ हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू देयर ओन रूल्स, ओन मतलब मिलिट्री के रूल्स, एंड रेगुलेशन, उनके अपने रेगुलेशन, फ्रेम्ड आउटसाइड द ऑर्डिनरी लॉ, जो हमारे ऑर्डिनरी लॉ है उसके बाहर का, ये सारी चीजें जो है ये करते हैं। तो यहां पे सिंपली क्या हुआ कि सस्पेंशन हो जाता है किस चीज का, सस्पेंशन ऑफ ऑर्डिनरी लॉ। However, there is also no specific or express provision in the Constitution that authorizes the executive to declare martial law. Constitution में ये डिफाइन नहीं किया गया है कि ऐसे कौन से सिचुएशन में जो है आप मिलिट्री रूल जो है वो लगाओगे देश में। ये जो है इम्प्लिसिट है इन आर्टिकल 34। इम्प्लिसिट मतलब कि है मेंशन बट क्लियर मेंशन नहीं है। आप आर्टिकल 34 का यूज करके मिलिट्री रूल यानी मार्शल लॉ जो है लगा सकते हो किसी भी एरिया में विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 34 ये भी कहता है देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स। मतलब वहां पे आप नहीं बोलोगे कि मेरा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, आप पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है जिस भी टेरिटरी में, जिस भी एरिया में मार्शल लॉ लागू है। इट ऑल्सो एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू इंडेमनीफाई any government servant or any other person for any act done by him in connection with the maintenance or restoration of order in any area where martial law was in force. Suppose that किसी एरिया में मिलिट्री लॉ लगा हुआ है, इंडेमनीफाई का मतलब बता रहा हूं मैं, और ए भी कोई जो है मिलिट्री है, उसने क्या किया, किसी बीसी पर्सन को जो मना कर रहा है कि भाई तुम्हारे मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शन लगाया गया, क्यों मूव कर रहे हो, बट एक अपना जो है ये राइट्स वगैरह की बात कर रहा है और उसके रेस्ट्रिक्शन पे मूवमेंट है बट फिर भी घूम रहा है। इसके पास इतना पावर है कि उसको उठा के वो जेल में डाल सके, इतना पावर है कि उसको उठा के कहीं ले जाए, इतना पावर है कि उसको इनफैक्ट वो मार भी सकता है। मतलब शूट एट साइड का अगर ऑर्डर है तो वो उसको मार भी देगा। तो इंडेमनीफाई क्या होता है कि मतलब इसका एक्ट यानी कि एबी का जो भी एक्ट होगा इस मिलिट्री का, पार्लियामेंट जो है उसको प्रोटेक्ट करेगी टू सिक्योर समवन मतलब कि एबी अगेंस्ट लीगल लाइबिलिटी। ये होता है इंडेमनीफाई का मतलब। इनफैक्ट आर्टिकल 34 में ये भी कहा गया द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो वैलिडेट एनी सेंटेंस पास्ट, पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड मतलब कुछ भी, उसको कितना भी मारा हो, फॉर फ्यूचर ऑर्डर और अदर एक्ट डन अंडर मार्शल लॉ इन सच एरिया। और जो ये एक्ट है इंडेमनिटी का मेड बाय पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स। ये ध्यान रखिएगा। जो ये मार्शल लॉ है, मार्शल लॉ इज इम्पोज अंडर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। और वो क्या क्या हो सकता है, जैसे वॉर हो गया किसी एरिया में, इन्वेजन हो गया, घुसपैठिए आके घुस गए हैं, इंसर्केशन, रिबेलियन, किसी पर्टिकुलर एरिया में जो है बहुत विद्रोह हो गया है, या कम्युनल राइट हो गया है, कोई भी एनी वायलेंट रेसिस्टेंस जो है, सारी चीज़ें वो हो गया। बट हमारे यहाँ पे जनरली जो है थोड़े बहुत मिलिट्री बुला के और पुलिस फोर्सेस को लगा के हम शांत कर लेते हैं। बट मिलिट्री रूल का मतलब क्या होता है, रिपील फोर्स बाय फोर्स। किसके लिए, टू रिस्टोर द ऑर्डर इन सोसाइटी। जैसे मान ली कोई पर्टिकुलर एरिया में किसी ने विद्रोह कर दिया तो वायलेंट तरीके से मार पीट के उसको, जैसे भी सारी चीज़ उसको शांत करना हो तो मिलिट्री रूल लगा के हम कर सकते हैं, और ये जस्टिफाइड होता है एक्शन। ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ मार्शल लॉ द मिलिट्री अथॉरिटीज आर वेस्टेड विथ एबनॉर्मल पावर्स। एबनॉर्मल पावर्स में क्या क्या है, कोई भी स्टेप्स ले सकता है। दे कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शन, रेगुलेशन ऑन द राइट्स ऑफ द सिविलियंस, कैन पनिश द सिविलियंस, कैन इवन कंडेम देम टू डेथ, उनको मार भी सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बाद में ऐसा कहती है कि जो मार्शल लॉ का डिक्लेरेशन होता है इसका ये मतलब नहीं होगा कि सस्पेंशन ऑफ रीट ऑफ हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस तो हमें पता है कि किसी पर्सन को अगर गायब है तो हम हेबियस कॉर्पस का केस लेकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। दैट मीन्स
टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ, कि वो इंसान है कहाँ। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मार्शल लॉ लगाते इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी उठा, हाँ जस्टिफाइड हो उठाना तो वो वेल एंड गुड, बट ऐसा नहीं है कि उसका मिसयूज करके आप किसी को भी उठा ले रहे हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आर्टिकल 35, द लास्ट आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 35 lays down that the power to make laws to give effect to certain specified fundamental rights shall vest only in the parliament and not in state legislature। कुछ कानून जो है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो है अगर बनाना हो वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगी। कैसे कानून? सिंपल ये कहा गया, द पार्लियामेंट शैल हैव एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल नॉट हैव पावर टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग मैटर, जैसे प्रिस्क्राइबिंग रेसिडेंस एज ए कंडीशन किसी सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स के लिए, रोजगार देने के लिए या फिर कोई अपॉइंटमेंट के लिए। ये पावर पार्लियामेंट को दिया गया है कि आप किसी भी पर्टिकुलर स्टेट या फिर पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या फिर अन्य अथॉरिटी पे जब आपको प्रिस्क्राइब करना हो कि रेसिडेंस जो है इसकी क्राइटेरिया होनी चाहिए। आर्टिकल 16 में ये होता है जब हम किसी को रोजगार दे रहे हैं तो उस रोजगार देने के लिए अगर रेसिडेंस कंडीशन बनाना हो इस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए जो है रेसिडेंस इस पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे बिहार में अगर आपको अपॉइंटमेंट देना है तो आपका रेसिडेंस जो है बिहार का होना चाहिए। इसके संदर्भ में जो भी कानून बनाना होगा ये पावर जो है पार्लियामेंट के पास होगा, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं होगा। दूसरा, जब हम किसी कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो हमने देखा आर्टिकल 32 में इनके पास रिट इशू करने का और 226 में रिट्स एज वेल एज ऑर्डर्स या फिर कोई भी ऑल काइंड ऑफ इन्फोर्समेंट जो है फंडामेंटल राइट्स का वो पावर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास है, बट इन दोनों के अलावा किसी अन्य कोर्ट को, सबऑर्डिनेट कोर्ट के देना हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को देना हो, तो ये भी पावर अगर देना है किसी कोर्ट को तो ये पावर जो है पार्लियामेंट के पास है, वो दे सकती है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये ध्यान रखिएगा। जब बात ऐसी हो कि कोई भी फंडामेंटल राइट्स मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस का, पुलिस फोर्सेस का देखा जो हमने आर्टिकल 33 में, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाना हो या फिर उनका कोई राइट छीनना हो, ये भी पावर पार्लियामेंट के पास होगी कानून बनाने के लिए। उनको छीनने का, उनको रेस्ट्रिक्शन लगाने का पावर जो है पार्लियामेंट के पास होगी, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं होगा। इंडेमनीफाइंग, अभी देखा हमने कि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को इंडेमनीफाई करना हो उनके एक्ट के लिए, आर्टिकल 34 में, 34 में, तो ये इंडेमनीफाइंग का भी कानून जो है कौन बनाएगा? पार्लियामेंट ही बनाएगी। उसके बाद द पार्लियामेंट शैल हैव एंड द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट शैल नॉट हैव पावर टू मेक लॉज फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर दोज एक्ट दैट आर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफेंसेस अंडर द फंडामेंटल राइट्स। कौन से? जब कोई क्राइम करता है अनटचेबिलिटी का, तो उसके लिए कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। इसके लिए क्या सजा होगी? जब कोई ट्रैफिकिंग करता है ह्यूमन बींग्स का या फिर फोर्स लेबर करवाता है अंडर आर्टिकल 23, तो भी उसके लिए कानून कौन बनाएगी? पार्लियामेंट बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बनाएगी। फर्दर आर्टिकल 35 में यह भी कहा गया है, इट शुड बी नोटेड दैट आर्टिकल 35 एक्सटेंड्स द कंपेटेंस ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन द मैटर्स स्पेसिफाइड अबव। मतलब अब जितना भी कानून बनाया गया है, आर्टिकल 16, 32, 33, 34, तो मान लीजिए कोई ऐसा मैटर है जो कि स्टेट लिस्ट का पार्ट है, उस पर भी कानून पार्लियामेंट बना सकती है। जब कानून जो है इस संदर्भ में बनाना हो, कोई पनिशमेंट देना हो आर्टिकल 17 के तहत या फिर आर्टिकल 23 के तहत, या फिर इंडेमनीफाई का कानून हो, या फिर रेस्ट्रिक्शन की बात हो आर्म्ड फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स की, तो कानून पार्लियामेंट ही बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर बिल्कुल नहीं बनाएगी। अब इन सब पे आधारित जो है कुछ क्वेश्चन है वो करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस? तो ये किस में है? आर्टिकल 33 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन authorizes the parliament the power to make laws to give effect to the certain specified fundamental rights? तो ये पार्लियामेंट को दिया जाएगा, और किसको नहीं दिया जाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर को। आर्टिकल 16 में जब रेसिडेंस प्रिस्क्राइब करना हो किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए तो वो कर सकती है। आर्टिकल 32 का यूज करके अगर कल को पार्लियामेंट चाहेगी तो किसी और कोर्ट को भी रिट जुरिस्डिक्शन का पावर दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट को ऑलरेडी मिला हुआ है, हाई कोर्ट को 226 में मिला हुआ है। अगर पार्लियामेंट कल को रेस्ट्रिक्शन लगा रही है आर्टिकल 33 का यूज करके, किस पे? आर्म फोर्सेस पे, तो वो सिर्फ और पार्लियामेंट बना सकती है। अगर पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 34 किसी भी एक्ट को इंडेमनीफाई कर रही है, किसी पब्लिक सर्वेंट के एक्ट को, यानी कि मिलिट्री रूल लगा हुआ है तब, तो ये सब कानून जो है कौन बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगी। और ये किस में मेंशन है? आर्टिकल 35 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आर्टिकल 33। The power to make laws under Article 33 is conferred to both the Parliament as well as the state legislature. किस पे? आर्म फोर्सेस के रेस्ट्रिक्शन पे। क्या दोनों के पास है?
नहीं, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत है। एनी सच लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ कंट्रवेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का पावर जो है नहीं है, तो बी ओनली 2। Consider the following statements about Article 34 of Indian Constitution. Martial law has been defined very well in the Constitution of India. No. Implicit way में मेंशन है। कहाँ पे? आर्टिकल 34 में। और इसका मतलब क्या है? मिलिट्री रूल। क्या कभी भारत में इम्पोज हुआ है? मार्शल लॉ हैज बीन इम्पोज थ्राइस इन इंडिया? नो। तो डी हो जाएगा, नन। नेशनल इमरजेंसी जो है हमारे भारत में 3 बार लगा है, बट मार्शल लॉ आज तक इम्पोज भारत में नहीं हुआ है। तो ये था हमारा फंडामेंटल राइट्स के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एज वेल एज टॉपिक्स जो है हमने बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से कवर कर लिया है। तो एंड करते हैं अपना आज का सेशन यहीं पे। और ये थीम है हमारा अशोका ट्री का, दैट इज शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए। और ये थीम है हमारा जिस पे हम काम करते रहेंगे। टाटा, सी यू।